Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we discussed Bohr's atomic model, some postulates given by Bohr as well as limitations of Bohr's atomic model. And now we are going to discuss Bohr's model for hydrogen atom as well as significance of Bohr's atomic model. Before we start, I will tell you one thing, that Bohr's model for hydrogen atom and the Bohr's atomic model both are same. Basically, Bohr was the first to explain quantitatively all the basic features of hydrogen atom structure as well as spectra of hydrogen atom. Okay, so both these models are सेम, जिसमें बोहर ने हाइड्रोजन एटम मॉडल की बात की थी और साथ ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को और उसके स्पेक्ट्रा को. अगर बात करें बोहर के एटॉमिक मॉडल की ओरिजिन की, देन इट इज modified form of Rutherford's atomic model and it is based on Planck quantum theory. Okay, so Planck की quantum theory पर based इनका एक मॉडल है. And in the previous class we skipped some postulates of Bohr's atomic model. Okay, so let us take a look back on the postulates of Bohr atomic model. The first one postulate is the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits or cells or stationary state or allowed energy state. Okay, so according to Bohr's atomic model, there is a positively charged nucleus surrounded by negatively charged electrons. ओके, सो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो सराउंडेड होता है बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के. अगर फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें, देन फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स में और फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी में. ओके, सो जो ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें ऑर्बिटल्स कहा गया है वो क्या होंगे, उनकी रेडियस फिक्स होती है और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी. वो केवल इन्हीं सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिनकी रेडियस और एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी. Okay, so this is the first one postulates of Bohr atomic model and these orbits are called cells. They are represented by integers n is equals to 1, n is equals to 2 and n is equal to 3 and 4 respectively. These are known as quantum numbers and they are represented by KLMN and these KLMN are called cells or orbits in which electron move in circular paths of fixed radius and fixed energy. Okay, then moving to the next one postulate, the energy of an electron is certain in the orbit. ओके, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है, सर्टेन रहेगी इन फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड ऑर्बिट में उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी. अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को कम या ज्यादा होने की, देन व्हेन वी गिव अ फोटोन और क्वांटा टू दिस स्टेशनरी स्टेट इलेक्ट्रॉन, देन इट जंप्स टू द हायर एनर्जी स्टेट. अगर बाहर से उसे कोई एक फोटोन दिया जाए तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, उसकी हाई एनर्जी स्टेट में वो जंप कर जाएगा. तो इससे क्या होगा, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज इन एनर्जी. एंड देन ऑन गोइंग टू द हायर एनर्जी स्टेट, अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो उससे क्या होता है, फोटोन का एमिशन होता है और एनर्जी वो क्या करेगा, लूज करेगा. तो दो ही कंडीशन है, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज होगा. अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में क्या रहती है, फिक्स रहती है. ओके, सो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी विद टाइम. तो टाइम के साथ साथ एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी एनर्जी है वो उतनी ही बनी रहेगी एट दी एंड तक भी वही बनी रहेगी, जब तक कि अगर हम उसे कोई एक फोटोन एनर्जी उसे बाहर से ना दे दें कि वो लोअर से हायर में चले जाए या हायर से वापस
लोअर में आ जाए। ओके, दीज आर एनर्जी स्टेट्स ऑल्सो, जिनकी क्या है, जो ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी स्टेट्स भी क्या है, फिक्स है। देन मूविंग टू द थर्ड वन, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E. Okay, so इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है इन बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एब्जॉर्प्शन की या एमिशन की, वो क्या होगी, डिफर होगी बाय एनर्जी डेल्टा ई से। ओके, अगर हम मान के चले कि जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है उसकी E1 है इलेक्ट्रॉन की, और जो अपर स्टेट है उसमें उसकी एनर्जी E2 है, तो जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, जो ट्रांजिशन होगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा E ओवर H। Here H is Planck constant, delta is the energy differ in energy of two stationary state. Okay, delta E is equals to E2 minus E1, that means difference in energy states of two stationary state। Energy difference है two stationary state के बीच में, and this expression is known as Bohr's frequency rule। और जो ये expression है nu is equals to delta E over H is equals to E2 minus E1 over H, इसे कहा जाता है बोहर का frequency rule। Okay, then moving to the fourth one postulate that the angular momentum of an electron in a stationary state can be expressed as mvr is equals to nh over 2 pi, where n is equals to n2 1 2 3 and so on। Okay, so हमें पता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इट मस्ट पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम। तो उसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, तो उसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, अगर हम स्टेशनरी स्टेट की बात करें तो वहां पे इसी एक्सप्रेशन होगा mvr is equals to nh over 2 pi। that means and the electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h over 2 pi। okay, so h over 2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है तो ही वो क्या करेगा, उन स्टेट्स में या उन ऑर्बिट्स में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, सो इन ऑर्बिट्स में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h ओवर 2 पाई का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। ओके, सो उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिनका इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम h ओवर 2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, वेयर n आपके क्या होंगे, ये एनर्जी लेवल्स को शो करते हैं, एंड दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। n इज नोन एज क्वांटम नंबर, एंड ये एनर्जी स्टेट्स को भी आपका शो करते हैं। स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट वन स्टेशनरी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, देन स्टेशनरी स्टेट्स आपके होंगे। ओके, सो वी कैन से दैट ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। इसीलिए क्या होते हैं, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स ही क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कुलर पाथ से क्या होता है, सराउंडेड होता है। और वी कैन से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट से क्या होगा, न्यूक्लियस सराउंडेड होगा। बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओनली फिक्स्ड ऑर्बिट्स में विथ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में ही क्या करता है, मूव करता है। और वो क्यों करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन allowed to move only on those orbits whose angular momentum is integral multiple of h over 2 pi। क्यों करेगा वो फिक्स ऑर्बिटर्स में ही मूव, और फिक्स ऑर्बिट्स ही अलाउ क्यों होते हैं, क्योंकि वही ऑर्बिट्स अलाउ होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम nh ओवर 2 पाई के क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। ओके, सो these are the postulates of Bohr atomic model, and now we are going to discuss significance
Bohr's atomic model. Okay. Moving to the significance of Bohr's atomic model, the first one is stability of an atom. According to Bohr's model, Bohr suggested that an electron revolving in a particular orbit cannot radiate energy. Therefore, it is impossible for emission of radiation of an electron as long as it remains in the same energy level. Okay, so अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम की, तो अकॉर्डिंग टू बोहर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा. अगर एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा सो एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा फॉर दैट इलेक्ट्रॉन. वो चाहे जितने भी समय के लिए किसमें रहे, उस फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहेगा. ओके, सो this is the cause behind the instability of this atomic model. यही कारण है इस एटॉमिक मॉडल की इंस्टेबिलिटी का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं. सो एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होगा चाहे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट्स में कितने ही समय तक रिवॉल्व करता ही क्यों ना रहे. ओके, एंड द सेकेंड वन थिंग, द स्टेशनरी स्टेट्स are given numbers n is equals to 1, 2, 3 and so on are called principal quantum number. जो stationary states हैं उनको नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3 and so on and these are called principal quantum number. Okay, then moving to the second one, significance, calculation of Bohr's radius. बोहर्स रेडियस, अगर बोहर की रेडियस की कैलकुलेशन की बात करें, देन अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द रेडियस ऑफ nth orbit Rn is given by the expression n square h square over 4 pi square me square z, where h is Planck constant and m is mass of electron, e is the charge of electron and z is atomic number of that particular atom. Okay, so according to Bohr's atom, the stationary state, radius of stationary state is given by r0 and it is expressed by r0 is equals to a0 and 0, where a0 is 52.9 picometer and this is called Bohr's radius. This stationary state radius is known as Bohr's radius. Okay, so this is the expression for stationary state radius of an electron. In the stationary state किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो एक्सप्रेशन से by the help of this expression we can calculate radius of that particular electron और particular orbits की हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में हम उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड हियर a0 is equals to 52.9 picometer and if the n is equals to 1 for the first stationary state, this r0 is equals to 52.9 picometer. That means the radius of stationary state is 52.9 picometer and this is known as stationary state radius or Bohr's radius. तो ये क्या कहलाएगा, Bohr's radius कहलाएगा. Then moving to another significance of Bohr's model, calculation of energy of electron. An important term associated with electron in the stationary state is energy, and Bohr on the basis of in his own postulate calculate energy of an electron for a single electron system such as for hydrogen atom, as it has single electron with mass m and it is negatively charged. So for hydrogen atom the nth orbit's energy is equals to minus RH and within bracket 1 over n square. Here En is the energy of nth orbit of for a single electron system and RH is Rydberg constant. Its value is 2.18 into 10 to the power minus 18 joule, which is equivalent to 2 pi me square e raised to the power 4 over h square. Okay, so for a stationary state we can say n is equals to 1
or ground state, the energy E1 is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule, as n is equals to 1. So 1 over 1 is again 1. And for n is equals to 2, E2 is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 over 2 raised to the power 2. That means 4. Okay. So from this expression we can say that for electron in the एनर्जी स्टेट, जो एनर्जी स्टेट होगा उसमें एनर्जी हमेशा नेगेटिव है. ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स में एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. और क्यों होगी, बिकॉज जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लोअर होती जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस ऑर्बिट्स. तो जैसे जैसे एनर्जी स्टेट्स ऑर्बिट्स जो है इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कम होती जाएगी. जितना दूरी पर इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना लूजली बाउंड होगा किससे, न्यूक्लियस से. ओके. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड now moving to another significance of Bohr model, calculation of frequency and the wave number of transition. We know that the energy gap between two orbits are given by delta E minus E final and E initial. Energy of final stationary state and energy of initial stationary state. And also we know that delta E is equals to minus RH over N square. That means for final energy we get RH N2 square, and for initial energy we get energy gap minus RH over N I square. On putting these values we get delta E is equals to minus RH NF square minus RH over Ni square. Okay. So rearranging this equation we get RH Ni square minus NF square. This is the expression of energy for energy gap in between two orbits. And now from this we get the expression for frequency. As we know that the frequency of radiation of emission and absorption is equals to delta E over H, and here from here we get RH over H and Ni over NF for initial and final stationary state. This is the expression for frequency. And now we know that wave number is equals to frequency over speed of light. Okay. So using this expression we get wave number. This is equals to RH over Hc and Ni square 1 over Ni square and 1 over Nf square. Okay. So this is the expression for wave number. And frequency, we can calculate frequency of radiation emission or absorption as well as wave number. Okay. So in today's class we discuss postulates of Bohr's atomic model and as well as significance of Bohr's atomic model, in which we studied stability of an atom, calculation of Bohr's radius, calculation of energy of an electron, and as well as calculation of frequency and the wave number of transition. Okay. So that's all for today. I will meet you in my next video.